वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज डॉक्टर शिवानी भार्गव। तो बच्चों, आज का जो वीडियो है इसमें मैं नीट में वेटेज पर्सपेक्टिव से बात करूं तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ दोनों का वेटेज बहुत अच्छा है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन की तुलना में ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर है ये छोटा है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के कुछ इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करूंगी और 20 मिनट के इस वीडियो में आपके 8 मार्क्स नीट में एकदम कंफर्म। बेटा, सबसे पहली चीज तो आप ये याद रखना, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस की मैं बात करूं तो जैसे दूसरे कॉन्ट्रासेप्शन के तरीके हैं ना, कॉन्डम्स वगैरह जो कि सेल्फ इंसर्टेबल है, इसमें प्राइवेसी रहती है यूजर की, ऐसा आईयूसीडी के साथ नहीं है। इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस को आपको इसके इंसर्शन के लिए किसी डॉक्टर या एक्सपर्ट नर्स की जरूरत पड़ती है। दूसरा पॉइंट, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस को हम एज अ मेथड ऑफ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन भी यूज कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के बाद बिल्कुल आप आईयूसीडी 72 घंटों के अंदर अगर इंसर्ट करवा लेते हैं तो ये अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचा सकता है। रेप केसेस के अंदर और भी इनका इस्तेमाल किया जाता है आईयूसीडी को, यानी कि हम एज अ मेथड ऑफ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन भी यूज कर पाते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट जो है इसका आईयूसीडी के बारे में, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के 3 टाइप्स हैं बेटा। एक है नॉन मेडिकेटेड इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, दूसरा जो है इसके अंदर है कॉपर रिलीजिंग इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस एंड थर्ड वन इज द हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। इन तीनों के ही एग्जांपल और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है, तो चलिए फटाफट से उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। जो सबसे पहला वेरिएंट है दैट इज द नॉन मेडिकेटेड इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, इसका एग्जांपल है लिप्स लूप। एकमात्र एग्जांपल याद रखना है नॉन मेडिकेटेड का, वो है लिप्स लूप। ये काम कैसे करता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है बेटा, ये आपके यूट्रस में जो फैगोसाइटिक सेल्स होती है उन्हें प्रमोट करता है, जिससे कि ये स्पर्म का फैगोसाइटोसिस करवा देता है। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। इट प्रमोट द फैगोसाइटिक सेल्स इन यूट्रस और ये क्या करवाता है, फैगोसाइटोसिस करवा देगा स्पर्म का, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। दूसरा जो है दैट इज द कॉपर रिलीजिंग इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। इसके 3 एग्जांपल बड़े फेमस है नीट में, याद रखने हैं, कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टीलोड 375। ये आपके 3 कॉपर रिलीजिंग इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के एग्जांपल है। व्हाट वर दे, मैं वापस से एक बार रिपीट कर रही हूँ, कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टीलोड 375। कॉपर रिलीजिंग इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये कैसे काम करता है, तो कॉपर रिलीजिंग में क्या होता है, जो कॉपर रिलीज होता है इससे, ये कॉपर क्या कर देता है, इट सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। ये स्पर्म की मोटिलिटी और उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को ही सप्रेस कर देता है, तो प्रेगनेंसी नहीं होती है। और तीसरा जो है इसके अंदर दैट इज द हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के 2 एग्जांपल हमें याद करने हैं, दैट इज LNG-20 एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, हार्मोन रिलीजिंग के 2 एग्जांपल LNG-20 एंड प्रोजेस्टेरोन। या तो इनके एग्जांपल से क्वेश्चन आता है जो हमने देखे, या फिर इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से क्वेश्चन आता है। हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस किस तरीके से काम करती है बेटा, ये इससे जो हार्मोन निकलता है वो यूट्रस को अनफेवरेबल, मतलब यूट्रस के अंदर फेवरेबल कंडीशन ही नहीं होती इम्प्लांटेशन के लिए, पहला काम। दूसरा, या फिर ये जो सर्विक्स होता है उसको एकदम अनफेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है। इट मेक्स सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म्स, यानी कि स्पर्म्स के लिए सर्विक्स के अंदर या तो अनफेवरेबल कंडीशन क्रिएट कर देगा, या फिर यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन के लिए जो फेवरेबल कंडीशन है उसको नहीं बने देता, यूट्रस को अनसूटेबल बना देगा इम्प्लांटेशन के लिए, या फिर सर्विक्स के अंदर अनफेवरेबल कंडीशन क्रिएट करेगा फॉर द स्पर्म। तो ये था इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के बारे में। नीट में यहाँ से बड़े क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आई होप यू लाइक द वीडियो। क्वेश्चन इसमें सिर्फ एग्जांपल और इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से ही आता है, और ये चीज जरूर याद रख लेना, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन आईपीएल नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा उसके बारे में भी, लेकिन इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस को भी हम एज अ मेथड ऑफ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन यूज करते हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में बात की थी। इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के बारे में मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। करते हैं आज का टॉपिक इनफर्टिलिटी। तो सबसे पहले तो समझते हैं इनफर्टिलिटी क्या होता है।
अगर कोई कपल, कुछ बुक्स कहती है 1 साल तक, कुछ बुक्स कहती है 2 साल तक, लेटेस्ट एनसीईआरटी ने 1 ईयर लिखा है तो हम 1 ईयर कंसिडर आउट कर लेंगे, बट कुछ बुक्स में 2 साल भी लिखा है। अगर 1 साल तक अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनाने के बाद भी अगर कोई कपल कंसीव नहीं कर पाता है तो ऐसे कपल्स को हम इनफर्टाइल कपल्स कहते हैं। इनफर्टिलिटी के लिए इसको सही करने का तरीका है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज की बात करूं बेटा तो इसमें है क्या, इन वीवो फर्टिलाइजेशन और एक है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। नाम से क्लियर होगा, इन वीवो फर्टिलाइजेशन यानी कि फर्टिलाइजेशन इन वीवो, फीमेल बॉडी के अंदर ही हो रहा है इस टेक्निक में, और एक है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। विट्रो मतलब इसमें फर्टिलाइजेशन, विट्रो यानी कि फीमेल बॉडी के अंदर नहीं हो रहा, फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के बाहर होता है। तो सबसे पहले मैं बात करूं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि जिसमें फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर नहीं फीमेल बॉडी के बाहर होता है, उनके क्या तरीके हैं। एक हम पढ़ते हैं जिफ्ट, कई बार इसके फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आ जाता है, ZIFT जिफ्ट, दैट इज द जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। इसका फुल फॉर्म ये होता है, कई बार डायरेक्ट फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो नाम से पता लग रहा है जाइगोट इंट्राफैलोपियन यानी कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर, ट्रांसफर यानी कि ट्रांसफर कर रहे हैं, तो यही होता है जिफ्ट में, हम जाइगोट यानी कि अर्ली एम्ब्रियो को फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर करते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन तो मुझे नाम से ही पता लग गई, बस याद ये रखना है, इसमें हम अप टू 8 ब्लास्टोमियर स्टेज तक हम जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं। दूसरा जो टेक्निक है इसका, ये है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, यानी कि अब हम जो जाइगोट का ट्रांसफर करेंगे, अब हम जो ट्रांसफर करेंगे वो कर रहे हैं इंट्रा यानी कि अंदर, यूटेराइन यानी कि यूट्रस के अंदर। तो नॉर्मली 8 ब्लास्टोमियर के बाद अप टू 32 सेल स्टेज तक हम जाइगोट या अर्ली एम्ब्रियो को यूट्रस के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। और तीसरा जो इसका एक तरीका है, यह है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। नाम से पता लग रहा है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर, इंट्रा मतलब अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर स्पर्म का इंजेक्शन। तो स्पर्म का इंजेक्शन किसमें, हम ओवम के अंदर साइटोप्लाज्म को इंजेक्शंस के थ्रू इंट्रोड्यूस कर देते हैं। अब इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन किसी एक मूवी में दिखाया गया है, अगर मूवी का नाम याद है, लेटेस्ट मूवी है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हमने पढ़ा जिफ्ट, दैट इज द जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। इसमें हम जाइगोट यानी कि अर्ली एम्ब्रियो को अप टू 8 सेल स्टेज इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर यानी कि फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं। दूसरा तरीका पढ़ा हमने इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, इसमें हम अप टू 32 सेल स्टेज तक यूट्रस में ट्रांसफर कर देते हैं। और तीसरा तरीका पढ़ा हमने इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इसमें हम ओवम में स्पर्म को इंजेक्ट कर देते हैं। इसमें ये सब तरीके थे इन विट्रो यानी कि फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हो रहा है, तभी तो जाइगोट बना ना, फर्टिलाइजेशन से ही जाइगोट बनेगा, हम जाइगोट को ही ट्रांसफर कर रहे हैं। दूसरा जो तरीका है यह है इन वीवो फर्टिलाइजेशन। इन वीवो फर्टिलाइजेशन में बेटा फर्टिलाइजेशन जो है फीमेल बॉडी के अंदर ही होता है। इसमें एक तरीका हम पढ़ते हैं गिफ्ट, कई बार इसका फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आ जाता है। गिफ्ट इज द गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, यानी कि नाम पता लग गया, मतलब ऐसी फीमेल, कुछ फीमेल्स में तो क्या होता है बेटा, ओवम का प्रोडक्शन नहीं होता, तो जिन फीमेल में ओवम का प्रोडक्शन नहीं होता तो हम डोनर से ओवम लेके इनके फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि नाम है गैमीट, गैमीट यानी कि ओवम को ही कर रहे हैं, फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर यानी कि फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे। कुछ फीमेल्स ऐसी होती है कि बकायदा उनके अंदर ओव्यूलेशन होता है, बट कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, वो फैलोपियन ट्यूब तक नहीं जा पा रहा, कुछ तो प्रॉब्लम है, तो हम उसी फीमेल के ओवम को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं। यानी कि गिफ्ट में गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर में हम गैमीट यानी कि ओवम को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक। एक तरीका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिससे फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है, गिफ्ट हो गया। एक आपने सुना होगा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन मतलब आपको पता है सेमेन का मेल बॉडी से निकल के फीमेल बॉडी के अंदर एंटर करना, दैट इज द इंसेमिनेशन। ये हम आर्टिफिशियली कर रहे हैं, यानी कि जो मेल कैंडिडेट्स, जो मेल पार्टनर्स फीमेल बॉडी के अंदर इजैक्युलेट नहीं कर पा रहे हैं अपना सेमेन, तो स्पर्म कैसे जाएगा, तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, ये अगर कारण है इनफर्टिलिटी का, तो हम क्या करते हैं,
फीमेल के वजाइना में या फिर यूट्रस में भी हम डायरेक्टली सेमेन को आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। तो यानी कि सब कुछ फीमेल बॉडी के अंदर ही होगा फर्टिलाइजेशन। बस अगर प्रॉब्लम इंसेमिनेशन की थी तो हमने आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन करवा दिया। अगर प्रॉब्लम थी कि फैलोपियन ट्यूब तक ओवम नहीं पहुंच रहा या फिर फीमेल बॉडी ही ओवम प्रोड्यूस नहीं कर रही, तो या तो फीमेल बॉडी नहीं करेगी तो हम डोनर से लेकर फैलोपियन ट्यूब में ओवम को ट्रांसफर कर देंगे, या अगर वहां तक नहीं पहुंचा तो उसी फीमेल का ओवम लेकर फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये है आपका इन विट्रो इन वीवो फर्टिलाइजेशन का तरीका। अब एक और चीज के बारे में मैं आपको बताती हूँ, टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में आपने सुना होगा। टेस्ट ट्यूब बेबी से मतलब क्या आप ये समझते हैं कि बेबी टेस्ट ट्यूब में बनता है? नहीं, बेबी बिल्कुल मदर के वूम में ही बनता है, मदर की बॉडी के अंदर ही बनता है। बस हम इसमें फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर कराते हैं, यानी कि एक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का ही तरीका है। फर्टिलाइजेशन लेबोरेटरी में टेस्ट ट्यूब में बॉडी के बाहर होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद हम इसे फीमेल बॉडी में ट्रांसफर कर देते हैं। अब मुझे इस कमेंट सेक्शन में फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी कौन है ये जरूर बताइएगा, ठीक है? फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी वर्ल्ड का कौन है और इंडिया का कौन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं हर एक बच्चे के कमेंट्स पढ़ती हूँ। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में नेचुरल मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। नेचुरल मेथड में 3 तरीके हैं बेटा। एक है विड्रॉल या इसे कोइटस इंटरप्टस कहते हैं। दूसरा जो है इट इज पीरियोडिक एक्सिस्टेंस मेथड एंड थर्ड वन इज द लैक्टेशनल एमेन्ड्रिया। इसमें क्या होता है चलिए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं पीरियोडिक एब्सिस्टेंस मेथड की। तो बच्चों जैसा कि नाम है पीरियोडिक यानी कि किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर एब्सिस्टेंस यानी कि उसको रोक दिया जाए, यानी कि अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं बनाते। किस दौरान, तो ये हम बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, आप सबको शायद पता होगा हम ह्यूमन बीइंग्स के अंदर ऐसा नहीं होता कि किसी भी वक्त अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट बनाने से प्रेगनेंसी हो जाती है। जब सेफ पीरियड चल रहा होता है फीमेल्स के अंदर, उस दौरान अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट बनाया जाए तो उससे प्रेगनेंसी नहीं होती है। अब ये सेफ पीरियड क्या होता है तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल, मैं आइडियल मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात कर रही हूँ जो कि 28 डेज की होती है। ऐसी फीमेल्स में फर्स्ट 7 डे बिफोर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड फर्स्ट 7 डेज आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसे हम सेफ पीरियड कंसिडर आउट करते हैं। क्योंकि आपको अगर नहीं पता तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर बना दूंगी। मेंस्ट्रुअल साइकिल, आइडियल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो 28 डेज की होती है, इसमें हम मानते हैं 14th डे पर ओव्यूलेशन हो रहा है बेटा, यानी कि इसके पहले तो ओवम ही नहीं है फीमेल बॉडी में, तो हम थोड़ा सा टाइम पीरियड लेकर चलते हैं। तो यानी कि फर्स्ट 7 डे बिफोर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड फर्स्ट 7 डे आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये जो 14 डेज का पीरियड है, ऐसा माना जाता है कि इस दौरान फीमेल बॉडी के अंदर ओवम ही नहीं होता। तो इस दौरान अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट बनाया भी सही, मेल का स्पर्म फीमेल बॉडी में एंटर किया भी सही, तो ओवम तो अवेलेबल ही नहीं है फर्टिलाइजेशन के लिए, यानी कि प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो इसे कहते हैं पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, यानी कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट को ना बनाना। जो फर्टाइल पीरियड होता है, फर्टाइल पीरियड क्या होगा, इन 14 डेज को छोड़ के बाकी के जो 14 डेज है वो फर्टाइल पीरियड है। इस दौरान अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट बनाने से प्रेगनेंसी होती है, तो इस दौरान अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट को हम अवॉइड करते हैं। दूसरा जो तरीका है वो है विथड्रॉल या इसे हम कोइटस इंटरप्टस भी कहते हैं। विथड्रॉल यानी कि निकाल लेना। कोइटस इंटरप्टस, इसमें क्या होता है, इसमें जो मेल पार्टनर होता है वो इजैकुलेशन के पहले ही फीमेल बॉडी से यानी कि वजाइना से अपने पेनिस को रिमूव कर लेता है, यानी कि फीमेल बॉडी में इंसेमिनेशन ही नहीं हुआ, यानी कि स्पर्म वजाइना के अंदर इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ। तो अगर स्पर्म वजाइना में इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ, यूट्रस के अंदर जाएगा ही नहीं, तो फिर फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? तो इसे कहते हैं अपन विथड्रॉल या कह दीजिए कोइटस इंटरप्टस, यानी कि इसमें इंसेमिनेशन के पहले ही, इजैकुलेशन के पहले ही, इंसेमिनेशन ही नहीं होता है, इजैकुलेशन के पहले ही मेल पार्टनर पेनिस को वजाइना से रिमूव कर लेता है। और तीसरा जो तरीका है वो है बच्चों लैक्टेशनल एमेन्ड्रिया। लैक्टेशनल मतलब समझ रहे होंगे, यानी कि जो लैक्टेटिंग मदर है। एमेन्ड्रिया इज द एब्सेंस, ए फॉर एब्सेंस, मेन्ड्रिया इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि लैक्टेटिंग मदर में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? तो जो लैक्टेटिंग मदर्स होती है ना, उसमें प्रोलैक्टिन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है। जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है उसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है, यानी कि ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, तो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट बनाने से भी प्रेगनेंसी नहीं होगी।
ये लैक्टेशनल एमेंड्रिया जो मेथड है ये फर्स्ट 6 मंथ आफ्टर प्रेगनेंसी वर्क करता है, क्योंकि उस समय बच्चा एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड पर होता है, तो प्रोडक्टिन का कंसंट्रेशन फीमेल बॉडी में ज्यादा होता है, तो पीरियड्स नहीं आते हैं, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी, तो ओव्यूलेशन भी नहीं हो रहा, तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा, तो प्रेगनेंसी कैसे होगी। तो ये कुछ है नेचुरल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। नेचुरल मेथड है, हम किसी केमिकल का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो सबसे अच्छी चीज ये है इनके साइड इफेक्ट्स नहीं है, लेकिन फेलियर रेट्स ज्यादा है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, दैट इज द एमटीपी। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे पहला पॉइंट कि एमटीपी होता क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या है। तो प्रेगनेंसी के फुल टर्म के पूरे होने से पहले ही इंटेंशनल यानी कि जानबूझ के की गई एक्टिविटी है, इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर कंप्लीटिंग इट्स फुल टर्म, इसे अपन कहते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड लगभग 45 to 50 मिलियन एमटीपी जो है एक साल के अंदर परफॉर्म की जाती है, जो लगभग 1/5 पार्ट है टोटल कंसीव्ड प्रेगनेंसी का, यानी कि इसका पॉपुलेशन कंट्रोल में एक बहुत बड़ा रोल है। हालांकि इसे पॉपुलेशन कंट्रोल के तरीके से नहीं किया जाता है, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए एमटीपी नहीं परफॉर्म की जाती है, लेकिन पॉपुलेशन कंट्रोल में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। तीसरा पॉइंट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को पहला ट्राइमेस्टर जो इनिशियल 3 मंथ्स होते हैं यानी कि 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक करवाना ज्यादा सेफ रहता है, सेकंड वीक में बहुत रिस्की हो जाता है। अब कुछ कंट्रीज ने तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को किसी भी सर्कमस्टांसेस में अलाउ नहीं किया है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1971 के अंदर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अंदर, कुछ स्पेशल कंडीशंस के अंदर, जिससे कि इसका मिसयूज ना हो सके, एमटीपी को लीगलाइज किया। ऐसी 5 कंडीशन है जिन कंडीशन के तहत इंडिया के अंदर आप मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करवा सकते हैं। कंडीशन नंबर 1, अगर प्रेगनेंसी जो है उससे मदर की जान को खतरा है, इस कंडीशन में एमटीपी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लीगलाइज किया। कंडीशन नंबर 2, अगर ये पता चल जाए कि बच्चा किसी सीरियस इलनेस के साथ, किसी गंभीर बीमारी के साथ जन्म लेने वाला है, तो इस कंडीशन के अंदर भी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल्कुल लीगलाइज्ड है। तीसरा कंडीशन, अगर फैमिली का सोशल इकोनॉमिक स्टेटस ठीक नहीं है, उस लेडी के ऑलरेडी 2 या 3 बच्चे पहले से हैं, इस कंडीशन के अंदर भी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को अलाउ किया गया। 4, अगर प्रेगनेंसी किसी रेप की वजह से हुई है, इस कंडीशन के अंदर भी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को लीगलाइज किया गया। एंड 5th पॉइंट इज दैट कि अगर प्रेगनेंसी किसी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के फेलियर की वजह से हुई है, तो इन 5 कंडीशंस के अंदर 1971 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को लीगलाइज किया।